हेलो लर्नर्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाँ आपको ये लगता है कि लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स ही होती हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा और आपके पढ़ने के तरीके को बदल देगा। कैसे, आइए समझते हैं। लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स नहीं होती, ई रिसोर्सेज भी होते हैं जो लाखों की तादाद में होते हैं और आप कहीं से भी घर बैठे 24/7 उनको यूज कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक लाइब्रेरी बंद है या आप लाइब्रेरी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी और कल एग्जाम है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। आप कहीं से भी लैपटॉप से, मोबाइल से, घर से बैठकर वो ई रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है, डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज के बारे में। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट और एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स में 5 नंबर का क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिए आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। मेरा नाम है सिमरन और मैं आज आपको बताऊंगी डिजिटल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन। पुस्तकालय, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्कूल्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं बस वही होता है, लेकिन स्कूल में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है लाइब्रेरी, एक ऐसा पीरियड लगाया जाता है लाइब्रेरी। हर कॉलेज में एक लाइब्रेरी रूम होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को सिर्फ ये समझते हैं कि वहाँ सिर्फ बुक्स होती हैं, लेकिन वहाँ बुक्स नहीं होती, वहाँ बहुत सारी सर्विसेज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लाइब्रेरी होती क्या है। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या होती है? पुस्तकालय पुस्तकों और पुस्तिकाओं का संसाधनों का, पत्रिकाओं और सूचना संसाधनों का एक व्यवस्थित संग्रह है जो पाठकों के लिए पाठन, संदर्भ, अध्ययन और बहुत सारी जैसे मान लीजिए कम्युनिटी, एक ऐसी एसेसेबल डिफाइंड कम्युनिटी जो आपको रीडिंग, रेफरेंस, स्टडी और रिसर्च प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया? वहां पर बहुत सारी चीजें हो गई। रीडिंग, वो आपके लिए रीडिंग रूम भी हो सकता है, रीडिंग सर्विसेज भी वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, रेफरेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहाँ पर आप बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और रिसर्चर्स के लिए रिसर्च मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं? वो सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि कलेक्शन बिल्डिंग जो वहां पर कलेक्शन होता है, बुक्स का कलेक्शन है। वहां सिर्फ ऐसा नहीं कि 10+2 या 12th क्लास की स्टैंडर्ड के ही बुक्स मिलेंगी आपको, वहां पर आपको हर टाइप का कलेक्शन मिलेगा उस बिल्डिंग में। या वो 4 दीवारी जहां पर, या 4 दीवारी नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी ले लीजिए, उसमें आपको हर स्टूडेंट, हर लेवल का स्टूडेंट आपको वहां मिलेगा, हर लेवल के स्टूडेंट को वहां सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। देखिए वहां पर क्या होता है, कोई बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, जैसे मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बताया कि ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है ताकि हमको ये पता चले एवरी रीडर हैज हिज बुक और सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये हमारा लाइब्रेरी साइंस का कौन सा लॉ है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कौन से लॉ की बात की है हमने। और वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन। तो बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखना और उनको क्लासिफाइड करके रखना ताकि हमें पता चले कौन सी बुक कौन से रो में रखी हुई है, कौन सी बुक सब्जेक्ट वाइज रखी हुई है, या कौन सी बुक हमें कौन से एरिया में मिलेगी। ठीक है, या कौन से रैक में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन। देखिए अगर आप अपनी बुक्स को कहीं पर भी रख देंगे या स्टडी मटेरियल को कहीं पर भी आप अपने घर में रख देते हैं तो उन पर धूल आ जाती है, कीड़े लग जाते हैं और वो खराब होने लगती हैं। तो हमें उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है ताकि उसको एक बार नहीं, बहुत सारी बार, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स उसको यूज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन एसेस एंड सर्विसेज। तो कोई भी बुक हो उसकी हमें इंफॉर्मेशन एसेस होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कौन सी बुक कहाँ रखी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका टाइटल, नेम, नंबर और रीडर कौन है, उसका राइटर कौन है और वो किस स्टूडेंट्स के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें बुक की रीडर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे कि रीडर को पता चले कि ये कौन सी चीज मेरे लिए राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी और कौन सी राइट मेरे लिए कलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद सर्विस, वो सर्विस हमें क्विक सर्विस होनी चाहिए और एसेसेबल होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं जो हमें सभी रीडर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी लर्नर्स को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हमारा। देखिए इसमें मैंने दिखाया है कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जैसे कुछ कुछ मतलब एक दो तो आपको भी पता होंगी या आप देख ही सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, नेशनल लाइब्रेरी। हर कोई भी देश होता है उसकी एक नेशनल लाइब्रेरी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट ये एक टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी, और उसके बाद आता है एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। अब देखिए हर टाइप का एक, हर लाइब्रेरी का एक अलग आपको क्या मिल जाएगा, हर टाइप का आपको एक वो मिल जाएगा यूजर, कि हर लाइब्रेरी का एक यूजर होता है। नेशनल लाइब्रेरी जो होती है उसके यूजर्स आपको डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कैटेगरी के लर्नर्स मिलेंगे, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी में आपको छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक वहां पर आपको न्यूज़पेपर या बुक पढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी सबके लिए एक्सेसिबल होती है, और उसके जो आवर्स होते हैं, टाइमिंग सर्विस आवर्स वो भी ज्यादा होते हैं। कुछ कुछ लाइब्रेरी तो 24/7 चलती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी स्कूल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, ठीक है, उन्हीं के लिए होती है। और ये लाइब्रेरी आपको बहुत जगह, एकेडमिक लाइब्रेरीज तो आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशल लाइब्रेरी। अब ये स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी, स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी। और हर टाइप का एक अलग ऑडियंस उस उद्देश्य को पूरा करता है। मतलब जो भी स्टूडेंट जिस भी टाइप की लाइब्रेरी में जाता है, वो अपनी जो उसको चीज़ मटेरियल चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, रिसोर्स चाहिए, वो वहाँ से लेकर ही आता है। क्योंकि लेकिन एक शर्त ये है कि हर लर्नर को पता होना चाहिए कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जो बुक चाहिए, मुझे जो रिसोर्स चाहिए, वो कौन से टाइप की लाइब्रेरी में मिलेगा, ठीक है। हमें ये पता करना, सबसे पहले हमें ये 2-3 पॉइंट्स हमें ये देखने पड़ेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किस टाइप की लाइब्रेरी में हमें विजिट करना है, किस टाइप के हमें रिसोर्स चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा कि किस टाइम से किस टाइम तक वो एक्सेसिबल है, उसके पास कौन कौन सी सर्विसेज हमें लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। ये 2-3 चीज़ें हमें अपने माइंड में मेकअप करके चलनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी। अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब नेशनल लाइब्रेरी क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय है जो देश में प्रकाशित सभी सामग्री का संग्रह करता है और सूचना के प्रमुख केंद्र होता है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है। जैसे मैंने यहाँ रियल एग्जांपल्स में लिखा है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी जो होता है, इसके वर्क मतलब इसके जो फंक्शंस बताए जा रहे हैं, इसकी सर्विसेज जो बताई जा रही हैं, वो ये है, लाइब्रेरी इस्टेब्लिश मेंटेन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। ये लाइब्रेरी जो है नेशनल गवर्नमेंट द्वारा मतलब मेंटेन की जाती है। और इसके प्रिंसिपल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लीगल डिपॉजिट ऑफ ऑल पब्लिश्ड वर्क्स, मतलब कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे देश का संविधान है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है। और आप सबके लिए ये पॉइंट, ये एक क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है, ओरिजिनल संविधान, वो कहाँ रखा हुआ है, वो नेशनल लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया है। और वो सोने के लेटर से, मतलब गोल्ड का जो हमारा गोल्ड जो एक मटेरियल है, जो ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, वो गोल्ड से लिखा गया है। और उसको पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड वहाँ पर बहुत सुरक्षित तरीके से सेफली रखा गया है। और आप लोग और हम लोग जो संविधान पढ़ते हैं ना, वो संविधान की कॉपीज होती हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो हैंड रिटन है वो वहाँ रखा गया है, ठीक है। अब नेशनल लाइब्रेरी की रियल वेबसाइट और रियल इमेज मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये है नेशनल लाइब्रेरी, और अब मैं इसकी आपको क्या दिखाती हूँ, इमेज, जस्ट फॉर रिकॉग्नाइजेशन, कि आपको ऐसा ना लगे कि हमने, ये देखिए ये है हमारी नेशनल लाइब्रेरी जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये नेशनल लाइब्रेरी की अगर आपको पिक्चर दिख रही होगी, जो कि कोलकाता में है नेशनल लाइब्रेरी, और इसको किस नाम से जाना जाता है बताइए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज इन कोलकाता, एंड इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहां तक हमने किया। यहां तक हमने किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बड़े से लेकर छोटे तक किसी भी एज ग्रुप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और इसमें सभी लोग जाकर अपना स्टडी कर सकते हैं, रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। अ लाइब्रेरी फंडेड एंड रन ऑफ द जनरल पब्लिक, ऑफरिंग फ्री access to books and resources for education, recreation and lifelong learning। ठीक है, ठीक है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय आम जनता के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करता है, और जिससे शिक्षा, मनोरंजन और आजीवन अभिगम को बढ़ावा मिलता है। रियल एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, पब्लिक लाइब्रेरीज तो वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बता देती हूँ। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बहुत सारी तीन चार ब्रांचेस भी हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं और आपके नियर बाय कौन सी ब्रांच है। ठीक है, अभी जो मेरे नियर बाय ब्रांच है वो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। ठीक है, तो इसकी जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें किसी भी ग्रुप के, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी स्टूडेंट जा सकता है, और इसकी जो फंडिंग होती है वो पब्लिक के थ्रू की जाती है, और ये पब्लिक के लिए फ्री एसेसिबल होती है। फ्री बुक्स आप इसके रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको लिंक दिखाती हूँ ओपन करके। दिस इज पब्लिक लाइब्रेरी, और ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की इमेज आप देख पा रहे होंगे। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की इमेज है जो चांदनी चौक में सिचुएटेड है, और ये 1951 में स्थापित की गई थी। और अगर हो सकता है कि आपको भी इसके बारे में कुछ पता है या इन्फॉर्मेशन है, या आप कभी वहां गए हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स में, और आप मुझे बताइए कि आपने कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी में कभी कभी विजिट किया है, या आप विजिट करना चाहते हैं, तो कौन सी लाइब्रेरी में आपको विजिट करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। यहां तक हुआ हमारा नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी हमने कर लिया है। अब नेशनल लाइब्रेरी के बाद आता है पब्लिक लाइब्रेरी, अब आता है एकेडमिक लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एकेडमिक लाइब्रेरीज आपको बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में विजिट किया होगा, कभी ना कभी आप वहां पे बुक लेने गए होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप कभी ना कभी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में भी गए होंगे। तो एकेडमिक लाइब्रेरी का जो रोल होता है, जो फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बताना चाहूंगी। उसके क्या होते हैं, लाइब्रेरीज अटैच टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दैट सपोर्ट द टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च नीड ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये टीचर्स, शैक्षणिक पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्कूल्स, और उसके बाद क्या,
स्कूल्स के बाद कहाँ मिलेगा आपको ये? कॉलेजेस में मिलेगा और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में मिलेगा। ठीक है, ये 3 जगह आपको देखने को मिलेगा, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट मी इरेज फर्स्ट। ये उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर एसेस कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, इन्होंने कहा है बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम एंड सेंट्रल लाइब्रेरी IIT। ठीक है, तो मैं आपको इसका लिंक शो करके इसकी रियल इमेज दिखा देती हूँ। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मिल जाएगा, या फिर आप मुझे आपने खुद भी अगर कभी विजिट किया है किसी भी एकेडमिक लाइब्रेरी में, तो आप मुझे बताइएगा, लिंक ओपन करिए या गूगल से सर्च करिए या कहीं से भी कोई भी पिक्चर आपकी हो, तो आप खुद देखिएगा कि वहां पर जाकर के आपने पब्लिक लाइब्रेरी की सारी सर्विसेज को यूज किया है क्या? कभी पब्लिक लाइब्रेरी आपने नोटिस किया है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है वो हमारी डिजिटल एकेडमिक लाइब्रेरी जो हमारे पास हम यूज कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, क्या वो हमारी लाइब्रेरी डिजिटल हो गई है या अभी भी ट्रेडिशनल मेथड पर ही वो वर्क कर रही है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम जो एकेडमिक लाइब्रेरी है उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है इनफ्लिबनेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिंक ओपन करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये आपको पिक्चर जो दिख रही है ये इनफ्लिबनेट सेंटर है, जो कि किस में आता है, ये एकेडमिक लाइब्रेरी कैटेगरी में आता है। और इस सेंटर को आप ऑनलाइन इस विजिट पब्लिक वेबसाइट के द्वारा विजिट कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा लाइब्रेरी, ऑप्शन में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाने के बाद आप यहाँ देखिए कितनी सारी सर्विसेज यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मेंशन है इनकी, रेफरेंस सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, करंट अफेयर सर्विसेज, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस, फोटोग्राफी सर्विस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने PPT पर। यहां पर हमने क्या देखा, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, और उसके बाद हमारा क्या था, कौन सी कैटेगरी आती है, स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी मेंटेन बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल, लीगल, कॉर्पोरेट, रिसर्च टू सर्व द फोकस इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ देयर स्टाफ। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल लाइब्रेरीज होती है, जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज मेंटेन की जाती हैं स्पेसिफिक और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन के जरिए स्पेशल लाइब्रेरीज को चलाया जाता है। और वो चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, वो चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं मेडिकल, लीगल, कॉर्पोरेट, रिसर्च, और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जैसे कि हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशल लाइब्रेरीज जो होती हैं वो उनके अंदर मतलब पब्लिकली या फिर जर्नल इंफॉर्मेशन या जर्नल चीज़ें नहीं होती। वो स्पेशल लाइब्रेरी से नाम से ही पता आपको चल रहा होगा, जैसे कि नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि वो स्पेशल क्यों उसको बताया गया है। वो स्पेशल इसलिए बताया गया है क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी स्पेशल लाइब्रेरी हो, उसमें क्या होता है, स्पेशल लाइब्रेरी में स्पेशल ही रिसोर्सेज मिलेंगे, स्पेशल ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी देखने के लिए। और उस लाइब्रेरी के अंदर जो फोकस इंफॉर्मेशन नीड्स है, मतलब जो फोकस आपकी जो एक स्पेसिफिक आपको चीज़ चाहिए जो आपको पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं मिला है, एकेडमिक लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, जो आपको एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और कौन सी लाइब्रेरी थी, जो बाकी की कैटेगरीज थी उनमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, वो आपको स्पेशल लाइब्रेरी में वो आपकी स्पेशल नीड्स के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई है और उसको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ही रन करती हैं। ठीक है, और वो रन क्यों करती हैं, क्योंकि उनको फोकस करना है अपनी स्पेशल नीड्स पर। ठीक है, वो स्पेशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसी पर ध्यान देती है और उसको ही रन करवाए, मतलब वो जो आपकी जो जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया है, जिस कैटेगरी में स्पेशल में आती है, उस स्पेशल कैटेगरी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं।
और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं मेडिकल, लीगल और कॉर्पोरेट रिसर्च, इस तरीके की, ठीक है ना। अब इसका जो एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या हो सकता है, एम्स मेडिकल लाइब्रेरी है, सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी हो सकती है, DRDO लाइब्रेरी हो सकती है, और कमेंट्स में आप मुझे बताइए और कौन कौन सी स्पेशल लाइब्रेरीज हो सकती हैं जो हम यहाँ पर जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें DRDO के ऊपर आता है। DRDO लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी कैटेगरी में जाती है, वो किस टाइप की लाइब्रेरी है। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल लाइब्रेरी, वो तो नाम से ही आपको पता चल जाएगी कि वो एकेडमिक लाइब्रेरी है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट, लीगल, जैसे मैंने बताया लीगल, कॉर्पोरेट, ये सब लाइब्रेरीज के नाम से आप मतलब आपको याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम से ही समझ जाएंगे, या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो नेचर ऑफ वर्क है उससे भी आप पता लगा सकते हैं। एग्जाम में तुक्का मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ वर्क क्या है उसका, तो वो किस कैटेगरी में जाती है लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली, एम्स का ये पिक्चर दिखा रहे हैं, और एम्स की पिक्चर में ये वेबसाइट पर ये आपको जो ऊपर लाइन दिख रही है, सॉरी, ये लाइब्रेरी सिंगल पॉइंट सर्च के लिए देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिंगल पॉइंट सर्च, लाइब्रेरी टीम, होम, इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी इवेंट्स, इंटरनेशनल हेल्थ लाइब्रेरी, नेशनल हेल्थ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पॉलिसीज, फैक्ट्स, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो हम सबसे पहले होम खोलेंगे। इनकी लाइब्रेरी टीम में जो दिखाया जा रहा है वेबसाइट पर राइट नाउ, डॉक्टर M रमन, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनरियोलॉजी, चेयरमैन लाइब्रेरी कमेटी, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि अभी जो वहाँ के चेयरमैन हैं वो डॉक्टर M रमन सर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये हुआ हमारा क्या, स्पेशल लाइब्रेरी। अब स्पेशल लाइब्रेरी के बाद आता है व्हाट इज, एक लाइब्रेरी, एक टाइप हमने और क्या पढ़ा था, डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी, व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये तो हमें पता है कि जहां पर डिजिटली वर्क किया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो लाइब्रेरी डिजिटल है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में आपसे, और पूछा गया है कि लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी होती क्या है, लाइब्रेरी के बारे में बताइए। तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, अ डिजिटल लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियो हैं और ऑडियो हैं, इन सबको ऑर्गेनाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और मेड एसेसिबल ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, मतलब कि इन सबको ऑर्गेनाइज करके एक किसी हार्डवेयर में या एक किसी सिस्टम में रख दिया जाता है, किसी वेबसाइट पर इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उससे आप कहीं पर भी बैठकर 24/7 किसी भी वक्त जब भी आप कंफर्टेबल हैं, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी बंद है और आपका एग्जाम प्रिपरेशन रुक जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं रुक सकता, क्योंकि वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, की फीचर्स इसके क्या हो सकते हैं, 24/7 रिमोट एक्सेस, मल्टीपल सिमुलेटेनियस यूजर्स, पावरफुल सर्च एंड रिट्रीवल, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कन्वर्ट इनटू डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद फिजिकल शेल्फ से फिजिकल, पहले हम फिजिकल शेल्फ पर डिपेंडेंट थे कि जो हमारे पास एक शेल्फ है, अलमारी बनी हुई है, अलमीरा है, या एक रैक्स बने हुए हैं, उसके अंदर हमारी बुक्स रखी हुई हैं। अब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने उसको क्लाउड बेस्ड एसेज में कन्वर्ट कर दिया है कि वो क्लाउड के अंदर अब एसेज हम कर सकते हैं। हम क्लाउड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि क्लाउड एक बेस होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा सेव करते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में भी दिखाया, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आप गूगल वगैरह जो भी यूज़ करते हैं
उसके अंदर एक ऑप्शन आता है यूज क्लाउड करके, है ना, क्लाउड आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरीज जो हमारी डिपेंड हो गई है, लाइब्रेरी को हमने कन्वर्ट किसके थ्रू किया है, क्लाउड बेस के थ्रू, और क्लाउड बेस्ड एसेस हमने कर दिया है कि हमारे पास क्लाउड है, हमारा डेटा वहां है, आप वहां से एसेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए रियल डिजिटल लाइब्रेरी एग्जांपल्स। रियल डिजिटल लाइब्रेरी एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI इंडिया का, यहाँ थे। उसके बाद हमने देखा वेयर इज पेन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर इंडिया 100 करोड़ प्लस रिसोर्सेज, मतलब 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है प्लस, मतलब इससे ज्यादा। ये तो एक ऑन एन एवरेज रिसोर्स डेटा बताया जा रहा है, ठीक है। उसका यहाँ पर हमने लाइब्रेरी की वेबसाइट देखी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको, नहीं वो इनफ्लिपनेट का दिखाया था, हम इसकी लाइब्रेरी की वेबसाइट पर एक्सेस करते हैं, जो कि इस पर प्राइवेसी लगी हुई है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा से देख लेते हैं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी का दूसरा जो एग्जांपल है, डी स्पेस ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर ग्लोबल यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज। मतलब के डी स्पेस जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में सभी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स को पता होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ओपन सोर्स जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, और आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। उन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से एक ये भी है डी स्पेस, ठीक है, जिसमें यूज बाय यूनिवर्सिटी, मतलब वो इंडिया से बाहर भी यूनिवर्सिटीज के जितने भी रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो ग्लोबली वो उसको यूज ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी वेबसाइट है, लेट मी चेक, ये ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नेट इंटरनेट आर्चीव्स। ये ग्लोबली 700 प्लस बिलियन वेब पेजेस हैं, जो कि सभी यूज कर रहे हैं, जैसे कि डी स्पेस को यूज किया जा रहा है, वैसे इंटरनेट आर्चीव्स को भी यूज किया जा रहा है। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल है डेलनेट। डेलनेट इंडिया में लाइब्रेरी नेटवर्क है, डेलनेट इंडिया का एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, और इसके बारे में जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है। और ये क्वेश्चन डेलनेट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 101% एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये भी इसका भी नेटवर्क जो है वो प्राइवेट किया हुआ है, जिस वजह से ये चल नहीं पा रही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, ई रिसोर्सेज मीनिंग एंड टाइप्स। अब हम ई रिसोर्सेज के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ई रिसोर्सेज जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ई रिसोर्सेज आर इंफॉर्मेटिव मटेरियल इन डिजिटल फॉर्मेट एसेसेबल विया कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और फोन इंस्टेड ऑफ प्रिंट। मतलब के ई रिसोर्सेज, ई संसाधन डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध सूचना सामग्री हैं जिसे कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। मतलब के ई रिसोर्सेज एक, जो हम ई रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ई रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से प्रिंट करके निकाला जाता है और उसे यूज किया जाता है। तो अब मुझे आप कमेंट में बताइए, ई रिसोर्सेज जो है वो ऐसी कौन सी चीज है आपके मोबाइल में जिसे आप यूज करते हैं और उसे प्रिंट करके निकाल लेते हैं, वो क्या है बताइए। उसका एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत भी अगर कंप्यूटर का यूज करना आता है तो वो मुझे फौरन कमेंट में बता देंगे कि ई रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है, व्हाट इज, मतलब हम यहाँ ई रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ई रिसोर्सेज के जो टाइप्स हैं, ये इतना हमने जो पढ़ा है ये मीनिंग है, ई रिसोर्सेज की डेफिनेशन है, और ये क्या है, ये उसके टाइप्स हैं। ई बुक्स, किसी भी बुक को आप उसको स्कैन कीजिए, उसकी PDF बना के रख लीजिए, वो क्या बन जाएगी,
आपकी बुक ई बुक बन जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बुक बन जाएगी। आप उसे स्कैन करके पीडीएफ कर लीजिए, या फिर उसे स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट या जिस भी फॉर्मेट में रखते हैं अपने फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिकली, उस बुक को, उस डॉक्यूमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ई जर्नल्स। ई जर्नल्स भी ऐसे ही है, जर्नल्स को आप अपने पास रखिए, उसे स्कैन कीजिए या उसको प्रिजर्व करके किसी भी फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करके आप उसको सेव करके रखते हैं, तो वो ई जर्नल बन जाता है, वो रिसोर्स बन जाता है, एक टाइप है रिसोर्स का। ठीक है, उसके बाद आता है डेटाबेस। जो भी हमारा डेटा है, हम उसको, उस डेटा को यूज़ किस तरह कर रहे हैं, हम उस डेटा को यूज़ इलेक्ट्रॉनिकली अगर करते हैं तो वो डेटा हमारा रिसोर्स बन जाता है। और उसके बाद थीसिस। कोई भी रिसर्चर होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, कोई भी उसको पीएचडी से पहले जैसे कि थीसिस बनाने होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके थीसिस हैं, तो उस तरीके से थीसिस को अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं तो वो एक रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स है, और वो इलेक्ट्रॉनिकली आप उसे यूज़ करके उसे ई रिसोर्स बना लेंगे, और उसको रिसोर्स की शेप फॉर्म में उसको आप डेवलप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इतने हुए, ये 4 हमारे रिसोर्सेज टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है उसके बाद आता है रियल ई रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म्स। अब आप कहेंगे हमने रिसोर्सेज की डिटेल इंफॉर्मेशन डिटेल एक पढ़ ली है, अब हमने उसके टाइप्स भी जान लिए, अब इसके बारे में हमें रियल एग्जांपल्स चाहिए। तो रियल एग्जांपल्स इसके क्या हैं, गूगल स्कॉलर, प्री स्कॉलरली सर्च इंजन। गूगल स्कॉलर जिस स्टूडेंट ने यूज़ किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सबको गूगल स्कॉलर के बारे में पता होगा। ठीक है, और उसकी वेबसाइट भी ये रही, एक बार हम ट्राई कर सकते हैं, मे बी ओपन हो जाए। देखिए गूगल स्कॉलर ओपन हो गया है, और इसको यूज़ करने का तरीका भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, JSTOR, जर्नल एंड बुक्स अचीव्स। यहाँ पर ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको ई रिसोर्सेज, कौन से टाइप के ई रिसोर्सेज, मतलब ई रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं आपको, लेकिन कौन से टाइप के मिल रहे हैं, यहाँ आपको मिल रहे हैं जर्नल और बुक्स। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है एनलिस्ट इनफ्लिब। एनलिस्ट जो है शॉर्ट फॉर्म है इनफ्लिबनेट का। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इनफ्लिबनेट का जो ई रिसोर्सेज है, वहाँ पर आपको क्या, किस टाइप के मिलते हैं, वहाँ पर आपको ई जर्नल्स, बुक्स फॉर इंडियन कॉलेजेस, यहाँ पर आपको इंडियन कॉलेजेस के लिए मिल जाते हैं। और इसकी वेबसाइट भी देख लेते हैं। ये देखिए वेबसाइट इसकी ओपन हो गई है, एक्सेसिबल है, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ठीक है, इसके बाद ये इसकी वेबसाइट है, ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है प्रोक्वेस्ट EBSCO। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेसेस। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक टाइप का डेटाबेस तो आपको मिलेगा, लेकिन एक टाइप का नहीं मिलेगा, मल्टी टाइप का मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद इसकी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। इसकी वेबसाइट है इस तरीके से, प्रोक्वेस्ट, और ये रहा स्कॉलरली जर्नल्स, बुक्स, न्यूज सोर्सेज, डेजर्टेशन एंड थीसिस, ऑल सोर्सेज टाइप। देखो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए हो, जिस भी टाइप का ई रिसोर्सेज आपको यूज करना हो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आप अप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट को, इसको सर्विसेज को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल लाइब्रेरी, परंपरागत बनाम डिजिटल पुस्तकालय। ठीक है, उसके बाद आता है एस्पेक्ट, इसका क्या है, फॉर्मेट चलता है, सॉरी फॉर्मेट है इसका, यहाँ पर फॉर्मेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में है, व्हाट्स रॉन्ग,
ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में प्रिंट और फिजिकल होता है, मतलब ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में जाके आप प्रिंट्स निकाल सकते हैं या फिर फिजिकल बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी में आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस यूज करते हैं और डिजिटल होती है वो, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कैसे करेंगे आप, यहाँ पे एक्सेस करने का ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में तरीका यह है, ओनली इनसाइड बिल्डिंग फिक्स्ड आवर्स, मतलब कि 9 to 5 का अगर वो टाइम देते हैं, या मान लीजिए उनका 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, तो आप 9 बजे से पहले नहीं जा सकते, 6 बजे के बाद नहीं जा सकते, ठीक है। वो फिक्स्ड आवर्स होते हैं। और उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी में क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है 24/7 फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो आप इसे 24 घंटे 7 दिन कहीं से भी कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस एक शर्त है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और लाइब्रेरी की वेबसाइट वर्क करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है यूज़र एट अ टाइम, 1 यूज़र पर कॉपी। यहाँ पर ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या फ़र्क है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी 1 टाइम में 1 यूज़र को एक ही कॉपी देती है, ठीक है। और डिजिटल लाइब्रेरी में, जैसे कि नाम से ही कुछ इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए होंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी में मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद सर्च कैसे करते हैं, मैनुअल कैटलॉग होता है यहाँ पे। आप अगर कभी किसी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में गए हों, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गए हों, तो वहाँ पर या तो आपको एक लिस्ट मिल जाती है, या फिर आप वहाँ पर कॉल नंबर से सर्च करना शुरू कर देते हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, इंस्टेंट कीवर्ड सर्च। यहाँ पर आप इंस्टेंटली कोई भी कीवर्ड उनकी वेबसाइट पर डालेंगे, उनके पोर्टल पर डालेंगे, और बुक सर्च इंजन पर जाकर आप वहाँ पर जो भी आपको बुक चाहिए, डेटा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में कैसा होता है, जैसे सबको ही पता है कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में स्टोरेज लार्ज फिजिकल स्पेस नीडेड, मतलब उन्हें एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है, मैदान जैसा, जिसमें वो बहुत सारी बुक्स रख सकते हैं। बहुत सारे उनको रोज बनवाने पड़ते हैं, बिल्डिंग्स बनवानी पड़ती हैं, और फ्लोर्स भी अलग अलग होने बहुत ज़रूरी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिनिमल सर्वर क्लाउड स्पेस, मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चार दीवारी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक बड़ा स्टोरेज क्या चाहिए, किस तरीके से, यहाँ पर आपको सर्वर की ज़रूरत होती है। आपका सर्वर, आपके पास सर्वर होना चाहिए और क्लाउड होना चाहिए। आप अपना क्लाउड पर अपना डेटा एक बार आपने अगर सेव कर दिया है, तो उस डेटा को आपको उस क्लाउड से सिर्फ यूज़ करना है, आप कहीं से भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई रिसोर्सेज। अब आप कहेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, रिमोट राउंड द क्लॉक एक्सेस, कभी भी कहीं भी, ठीक है। आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस हैं डिजिटल लाइब्रेरी के और ई रिसोर्सेज को यूज़ करने के। फास्ट सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, मल्टीमीडिया कंटेंट, ऑडियो विजुअल इमेजेस सपोर्टेड, मतलब कि जो मल्टीमीडिया कंटेंट आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, वो इस फॉर्मेट में या ऐसे फाइल साइज में, बिग फाइल साइज में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में डाउनलोड ना हो, और डाउनलोड हो भी जाता है तो वो ओपन ना हो। ऐसे इस फॉर्मेट में आपको अप्लाई नहीं किया, वहाँ पर आपको सर्विस नहीं दी जाती। वहाँ पर आपको उसी साइज में मिलेगा जो कि मोबाइल में, लैपटॉप में और आपके टैबलेट में वो वर्क करता हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेस, सेव फिजिकल स्पेस एंड प्रिजर्वेशन कॉस्ट, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सेम रिसोर्सेज, मतलब कि एक यूजर, एक किसी भी कोई एक यूजर है, उसको वो यूज करना है, तो वो एक यूजर मल्टीपल टाइम यूज कर सकता है, या मल्टीपल यूजर्स एक रिसोर्स को वन टाइम में एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सेम रिसोर्स, सेव फिजिकल स्पेस एंड प्रिजर्वेशन कॉस्ट। देखिए सबसे जो बेस्ट इसमें चीज़ क्या है डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज में, कि वो कॉस्ट भी बचाता है, वो स्पेस कॉस्ट बचाता है आपका, और जो प्रिजर्वेशन कॉस्ट होता है, प्रिजर्वेशन देखभाल करने में जो भी लागत लग रही है वो भी बच रही है आपकी, ठीक है। बुक्स की, रिसोर्सेज की, डॉक्यूमेंट्स की, इंफॉर्मेशंस की, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो पेपर होता है, जो फिजिकल बुक्स होती हैं, उनको बचाकर रखने में भी तो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उनकी साफ़ सफाई टाइम टू टाइम करवाई जाती है, तो उसमें पैसे लगते हैं। वो पैसे, वो लागत भी आपकी बच रही है डिजिटल लाइब्रेरी में और ई रिसोर्सेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट
लास्ट क्या है हमारा, इजी शेयरिंग एंड नेटवर्क बिटवीन इंस्टीट्यूशन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इजीली आप शेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी लाइब्रेरी से कोई रिसोर्स मिल गया है और मुझे अब वो अपने फ्रेंड को देना है, तो मैं उसको थोड़ी बोलूँगी कि आप वहाँ से सर्च कर लो। हो सकता है मैं उसको खुद से शेयर कर दूं, है ना, मैं उसे शेयर करूं, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस में लिखा हुआ आता है ना, फॉरवर्डेड बाय मैनी टाइम्स, उसी तरीके से एक रिसोर्सेज को आप मैनी टाइम्स फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने किसी भी नियर और पेयर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेटवर्किंग बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, मतलब दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में नेटवर्किंग भी इजीली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ई रिसोर्सेज, चुनौतियां। तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें ये है देखिए, इसमें ये दिखाया गया है चैलेंजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई रिसोर्सेज, चुनौतियां, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग। इसमें क्या है, इनिशियल जो हमने वहां पर प्रिजर्वेशन में अपना कॉस्ट बचा लिया, या फिर वहां पर हमने लैंड प्रॉपर्टी पर अपना कॉस्ट बचा लिया है, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में होता है, वो डिजिटल लाइब्रेरी का एक जैसे हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, इफेक्ट और साइड इफेक्ट, उसी तरीके से हमने इफेक्ट पढ़ लिए, अब साइड इफेक्ट देखिए इसके क्या है, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, साइड इफेक्ट नहीं चैलेंजेस कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग। सबसे पहले आपको लाइसेंस होना चाहिए, किसी भी इंफॉर्मेशन का कॉपीराइट आपको लग सकता है, तो आपके पास जो बुक्स है वो उस बुक का आपको डिजिटली लाइसेंस होना चाहिए, बुक का या वेबसाइट का, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी डिजिटल लाइब्रेरी में चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के लाइसेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका हाई इनिशियल कॉस्ट देना पड़ेगा आपको, वन टाइम उसका कॉस्ट होता है, जो सर्विस कॉस्ट हो के रूप में भी मतलब समझा जाता है। सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनवाएंगे या आप खरीदते हैं, बाहर से परचेज करते हैं, तो उसका भी कॉस्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ता है, डिजिटल जो हमारे पास चीज़ें हैं उनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी दिया जाता है। और उसके बाद कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने अभी बताया कॉपीराइट और लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्सन को लाइसेंस मिल गया, तो वो दूसरा पर्सन फर्स्ट पर्सन के परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता। लाइसेंस के भी बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कॉपीराइट और लाइसेंस के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी नीड्स अमंग यूजर्स, मतलब जो डिजिटल लिटरेसी है हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपके पास डिजिटल और ई रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए सिर्फ लाइब्रेरी का वाईफाई होना ज़रूरी नहीं है, या लाइब्रेरी में इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास भी इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 3G या 2G या 3G पर चला रहे हैं और वो 5G, मेरी तरफ से 5G है और आपकी तरफ से 2G या 3G है, तो वो बीच में कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। उसमें मान लीजिए वेबसाइट अगर चल रही है तो उसके पिक्सल्स में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ी सी वेबसाइट भी स्लो हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि सर्विसेज लाइब्रेरी की तरफ से ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी तरफ से इंटरनेट अगर ख़राब है या इंटरनेट स्लो है या स्टेबल नहीं है, तो आपकी तरफ से वो चीज़ें आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन लाइब्रेरी की तरफ से कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो उसकी तरफ से वो ठीक होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना भी और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का भी टाइम टू टाइम स्टेबल कनेक्शन मेंटेनेंस होता है, और वेबसाइट भी उसकी वेबसाइट का भी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम किया जाता है, ताकि यूज़र को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है रिस्क ऑफ डेटा लॉस, टेक्निकल फेलियर्स। जैसे कि आपको पता होगा आजकल फ्रॉड्स चल रहे हैं। फ्रॉड्स में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज का, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हैक कर लिया जाता है, उनका डेटा जो है वैनिश कर दिया जाता है, डेटा उड़ा दिया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और उसके बाद उस डेटा को कहीं और इनडायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, या उसको मतलब मान लीजिए उसको किसी और तरीके से पेश किया जा सकता है। तो कोई भी वेबसाइट हो, उसको हमें हैकर से बचाने के लिए, या फिर उस पर मान लीजिए जो अटैक्स किए जाते हैं, आपने कभी डिजिटल अटैक्स के बारे में सुना होगा,
आप लोगों ने कि आपकी मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, तो आपने कभी कभी देखा होगा वो भी हैक्स हो जाते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी बताते हैं कि हमारी जो है आईडी हैक हो गई है, हमारा फ़ोन हैक कर लिया गया है और इस तरीके से डिजिटली अटैक किया जा रहा है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो रिस्क ऑफ डेटा लॉस और टेक्निकल फेलियर इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर होनी चाहिए, आपका जो डेटा है वो भी सिक्योर होना चाहिए, और मेंटेनेंस इसी चीज़ का दिया जाता है। इन मेंटेनेंस में ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रिजर्वेशन इश्यूज, मतलब कि किसी एक डेटा को आप लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रिजर्व करना, या उसका प्राइवेसी और सिक्योरिटी उसको टाइम टू टाइम उसका मेंटेन नहीं किया गया, तो उसमें फिर वो डेटा में ना डेटा में मतलब थोड़ी सी चीज़ें, उसके पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है क्विक क्विज में आपको MCQs में आप देखेंगे विच लाइब्रेरी इज द लीगल डिपॉजिट सेंटर ऑफ अ कंट्री, बताइए कौन सी है। सबसे फर्स्ट जो हमारा लाइब्रेरी टाइप था नेशनल लाइब्रेरी, तो इसका आंसर है नेशनल लाइब्रेरी। NDLI स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है विच सॉफ्टवेयर इज वाइड, यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद मे बी टाइपिंग प्रिंट मिस्टेक हो गया है। NDLI यहाँ क्वेश्चन ये है NDLI किसके लिए स्टैंड करता है, तो NDLI स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है NDLI की, यहाँ पूछी गई है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है UGC नेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग डिजिटल कहाँ है विच सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वाइडली यूज किया जाता है डिजिटल लाइब्रेरीज को बनाने के लिए, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। वो ई-रिसोर्स वेबसाइट जो हमने आपको बताई थी, नहीं ई-रिसोर्स नहीं, मैंने आपको वेबसाइट्स बताई थी, वो कौन सी थी जो कि वो थी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वो कौन सी थी, डी स्पेस। उसमें एक जो फर्स्ट है डी स्पेस है, जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में डी स्पेस यूज़ किया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, उनमें से एक जो फेमस है वो ग्रीनस्टोन भी है, सॉरी वो डी स्पेस है, और जो कोहा है वो भी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है गूगल स्कॉलर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, गूगल स्कॉलर के बारे में बताया था। वो गूगल स्कॉलर कौन यूज़ करता है, एकेडमिक लाइब्रेरी टाइप ऑफ। गूगल स्कॉलर किस कैटेगरी में आता है, एकेडमिक लाइब्रेरी की कैटेगरी में आता है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ई-रिसोर्सेज के लिए, सर्च इंजन के लिए, ठीक है। अब ये हुआ हमारा क्विक क्विज, हमने यहाँ कर लिया है 4 क्वेश्चंस का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो समरी है, समरी हम इस तरीके से समझेंगे लाइब्रेरी आर 4 मेन टाइप्स। देखिए जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा है इस क्लास में, उसकी जो समरी मैं सारांश निकाल रही हूँ वो इस तरीके से है। लाइब्रेरी 4 तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, नेशनल, पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ी। डिजिटल लाइब्रेरी में हमने क्या पढ़ा, NDLI डी स्पेस प्रोवाइड 24/7 रिमोट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ई-रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। ई-रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ई-रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो क्या थे 4 टाइप्स, ई बुक्स, ई जर्नल, डेटाबेस, आर रीशेपिंग हाउ स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एक्सेस नॉलेज। तो हमने ई रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, ई रिसोर्सेज इस टाइप के होते हैं, और ये ई रिसोर्सेज का काम क्या होता है, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ई रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, और एनी टाइम ये यूज़ किए जाते हैं। ई रिसोर्सेज डिजिटली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा पूरा वीडियो का सारांश। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अभी तक आपको कितने क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे कि आपने जो प्रीवियस एग्जाम्स दिए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक आया था, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए, और मिलते रहेंगे ऐसे ही। जो भी आपको
जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू लर्नर्स, दोबारा से मिलते हैं, बाय।